हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज जो हम हिस्ट्री का मॉडल पेपर देखने वाले हैं वो 8 देखने वाली है। इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद में हमारा एक और लेक्चर बचा है हिस्ट्री के मॉडल पेपर का, वो 9th होने वाला है। ठीक है, 9th मॉडल पेपर का होने वाला है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। आपका ये रिविज़न मोड पे होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको बस चीज़ें सुनती जानी है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सबसे पहला हम क्वेश्चन उठाएंगे वो है एमसीक्यू सवाल उठाते हैं। उसका पहले का जो देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस शासक के लिए देवनाप्रिय, यहाँ देवनाप्रिय ध्यान रखना, देवनाप्रिय उपाधि का प्रयोग किया गया है। किस शासक के लिए? ठीक है, अशोक के लिए किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देवनाप्रिय उपाधि का। जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन दो भाषाओं में मिल सकता है, ये मिल जाता है। ठीक है, प्राकृत और संस्कृत, ये याद रखेंगे। जनपद शब्द का प्रयोग, ठीक है, किन दो भाषाओं में। नेक्स्ट, महाभारत, वर्तमान महाभारत में श्लोक है, वर्तमान में महाभारत में श्लोक है, 1 लाख से अधिक श्लोक है वर्तमान महाभारत में। ठीक है, 1 लाख से अधिक। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकारों को देते हैं? 8 प्रकार के प्रकारों को देते हैं। कल हमने इनमें से करे थे 4 के बारे में। ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र में एक रूपी चट्टान को काटकर बनाया गया है। एलोरा महाराष्ट्र में एक रूपी चट्टान को काटकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके सामने, वो है कैलाश मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर की गुफा है, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर कहा था? ठीक है, इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर कहा था, दिल्ली को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, ननकामा में हुआ था, ननकामा काना। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था, ननकाना। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टार रख लेंगे इसको, कई जगह ये भी लिखा हुआ है, तो दैट इज राइट आंसर। तवरम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तवरम क्या है? तवरम क्या है? भजनों के संकलन का एक ग्रंथ है। ठीक है, तवरम क्या है? भजनों के संकलन का एक ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट, अमूल्य अमुक्त मलयाद नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध कृति थी। ठीक है, नेक्स्ट, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। फारसी का अमीर शब्द का अर्थ बताइए। फारसी का अमीर शब्द ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति, ऊंचे व्यक्ति का कुलीन व्यक्ति। नेक्स्ट, मुद्रा की फेरबदल करने वाला क्या कहलाता है? मुद्रा की फेरबदल करने वाला क्या कहलाता है? सराफ, ये तो पढ़ा था हमने। ठीक है, वह जमीन क्या कहलाती थी जो 4 से 5 वर्ष तक बिना जोते खाली पड़ी? ठीक है, अकबर की भूमि वर्गीकरण पढ़ा होगा आपने 4 प्रकार से। ठीक है, तो इसका आंसर है चर्चर। ठीक है, नेक्स्ट, अमला किन लोगों का कहा जाता था? अमला किन लोगों को कहा जाता था? जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा किया करते थे। क्या इकट्ठा किया करते थे? राजस्व। ठीक है, अमला किसको कहा जाता? जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट, उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को क्या कहा गया था? उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को क्या कहा गया था? हवलदार या गांठीदार या मंडल। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, नाना साहिब 1857 की क्रांति के समय कहाँ से निर्वाचन काल बताया गया है? कहाँ से बताया गया? ये तो नेपाल से। ठीक है, निर्वाचन काल बताया गया था नेपाल से। क्या मैं यहाँ तक क्लियर कर पा रहा हूँ? नेक्स्ट, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया था? अवध के नवाब को गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया था? ठीक है, कलकत्ता में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग का विरोध किया था? ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विरोध किया था। क्या मैं यहाँ तक समझ? अम्बेडकर के द्वारा ये मांग रखी गई थी और इसका विरोध किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, खालिस्तान देख लेते हैं क्या है। खालिस्तान प्राचीन वनस्पति के अध्ययन को, प्राचीन वनस्पति का अध्ययन कहलाएगा, तो पूरा वनस्पतिज्ञ, पूरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, राजाओं के उनके मार्थ वंश नाम से जाना जाता था, तो ये तो एक ही है, सातवान। ठीक है, नेक्स्ट, इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते होकर सन 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था? तो सिंध पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सिंध। नेक्स्ट, कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? तो एक ही था, वो है कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शब्द यानी कि शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था? राजा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांसवा ईस्टर्न खालिस्तान के देसी ईसाई इंस्पेक्टर थे, किसके? सीतापुर के। ठीक है, ये हमारे खालिस्तान हो गए। आपको क्या करना है? ठीक है, एक खालिस्तान लिखना है और फिर लाइन छोड़कर फिर एक लिखना है, ये पैटर्न अपनाना है आपको। ठीक है, ये हमारे हो गए, याद हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट, पहला सवाल है हमारा अति। किस शक राजा ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? मरम्मत पूछ रहा है, ये देख ले ढंग से, देखिए, मरम्मत करवाई थी, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो शक राजा रुद्रदामन ने, किसने करवाई थी? शक राजा रुद्रदामन ने। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रेशम बुनकरों की श्रेणी ने दसपुर में कौन से देव मंदिर में सहयोग किया था? कौन से देव मंदिर में किया था सहयोग? सूर्य देव मंदिर में। कौन से मंदिर में? सूर्य देव मंदिर। नेक्स्ट, हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदायों में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदायों में एक अंतर। ठीक है, तो महायान तो है ना, बुद्ध को देवता मानकर क्या करते थे? उसकी पूजा करते थे। ठीक है, परंतु हीनयान बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे। क्या मैं आज तक क्लियर कर पा रहा हूं? हीनयान बुद्ध को देवता मानकर उसकी पूजा किया करते थे, जबकि हीनयान बुद्ध को अवतार के रूप में नहीं मानते थे। ठीक है, खानका क्या है? सवाल है हमारे सामने, खानका क्या है? ठीक है, बात करते हैं सूफी संतों का आध्यात्मिक केंद्र। सूफी संतों का, जस्ट अ सेकेंड, सूफी संतों का आध्यात्मिक केंद्र। क्लियर हो गया? जहां भक्ति, शिक्षा, ठीक है, जहां भक्ति, शिक्षा व सामुदायिक सेवा होती थी। इसका मेन लाइन तो यही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण क्या है? तो सबसे पहला तो यह है कि वहां लोहे की अनेक खदानें थी। क्या थी? लोहे की अनेक खदानें। दूसरा सवाल है कि वहां मगध में खेती की उपज, क्या है? खेती की उपज अच्छी हुआ करती थी। इससे अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये 2 याद रखने हैं। नेक्स्ट, अल बरूनी ने भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के किन 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया था? तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इन 4 का क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? नेक्स्ट, विजयनगर के स्थान का चयन राजधानी के रूप में क्यों किया गया था? विजयनगर का चयन राजधानी के रूप में क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर विरूपाक्ष व पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व के कारण, क्या मेरी बात यहाँ तक याद होगी? ठीक है, इंपोर्टेंट है, लगा लेना। विजयनगर के स्थान का चयन राजधानी के रूप में क्यों किया गया था? बिकॉज यहाँ पर विरूपाक्ष का व पंपा देवी के मंदिरों का अस्तित्व था, इसलिए विजयनगर का स्थान राजधानी के रूप में किया गया था। नेक्स्ट, पायक से आप क्या समझते हैं? पायक क्या थे? क्लियर हो गया? तो पायक क्या थे? मुगल काल में पायक यानी कि मुगल काल में पैदल सिपाही। मुगल काल में कौन थे? पैदल सिपाही, जो क्या करते थे? समाचार पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, न्यूज को यानी कि समाचार को पहुंचाने का कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्वांटिट से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या है? ठीक है, एक ऐसी
तस्वीर जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता के चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। इसको ऐसे कैसे याद रख लो, ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से, ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता के चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? 1917 में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान बनकर पूरा कब हुआ? सवाल ढंग से समझ लेंगे। पूरा कब सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लिखना है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि संविधान बनकर पूरा कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः अंगीकृत किया गया था। संविधान को पूर्णतः क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि मनके बनाने की तकनीकों में क्या भिन्नताएं थी? मनके बनाने की तकनीकों में क्या अंतर थे, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं, ठीक है। मनके बनाने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि पदार्थों के अनुसार इनमें क्या थी? विभिन्नताएं। तो मैं पहले लिख सकता हूं कि प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार इनमें क्या थी? भिन्नताएं या अंतर था। क्या यहां तक क्लियर हुआ? इसी में आपको पता है मनके बनाने के लिए सेल खड़ी पत्थर का यूज किया जाता। सेल खड़ी पत्थर कैसा पत्थर था? मुलायम। कैसा पत्थर था? मुलायम, ठीक है। दूसरी बात हम पढ़े कि कुछ मनके सेल खड़ी के चूर्ण के लेप से बनाए जाते थे। ये याद है आपको, ठीक है। इन्हें सांचे में डालकर बनाया जाता था, ठीक है, विभिन्न आकार में। ये दो करना है आपको। नेक्स्ट, हरिसेन द्वारा पर्याप्त प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की चारित्र्य विशेषताओं को किस प्रकार से वर्णन किया? ठीक है, तो हमें याद है कि सर हरिसेन द्वारा पर्याप्त प्रस्तुति लिखा गया था, जिसका दूसरा नाम है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। याद आ रहा होगा आपको। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। क्यों? क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा वो देख लेते हैं। इन्होंने लिखा कि धरती पर कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था उनका, कि क्या, किसका? समुद्रगुप्त का, कि धरती पर कोई भी इनका क्या नहीं था? प्रतिद्वंदी कंपटीटर, कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। पहली बात तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से अन्य राजाओं के वश को मिटा दिया गया। वे परमात्मा पुरुष है। क्या है? परमात्मा पुरुष। इनको क्या बताया गया है? वे परमात्मा पुरुष है। इनकी चारित्र्य विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे जो कि क्या है? वे करुणा से भरे हुए थे। क्या था? वे करुणा से भरे हुए थे, दयाभाव से भरे हुए थे। वे करुणा से भरे हुए थे। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। चौथी बात है कि वे, ठीक है, वे देवताओं के तुल्य थे। वे देवताओं के समान, तुल्य में समान, तुल्य थे। कौन कौन से? कुबेर, ठीक है, वरुण आदि, ठीक है। ये चार बात करनी है, ये चार विशेषता बताइए चारित्र्य विशेषता में। नेक्स्ट,
धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्य, धर्मशास्त्रों के नाम ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्य, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ब्राह्मणों का कार्य क्या है, अध्ययन करना, क्या है, अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, वेदों की शिक्षा देना, वेदों की शिक्षा देना, ठीक है, क्या यहाँ तक हो गया, दान देना, दान देना व लेना, ठीक है, ये तो ब्राह्मणों के कार्य थे। क्षत्रियों के कार्य कौन कौन से, क्षत्रियों के कार्य भी आपको गिना देता हूं कि युद्ध करना, क्या था, युद्ध करना पहला कार्य। दूसरा कार्य था, आपको याद करो कि लोगों की सुरक्षा करना, यानी कि लोगों की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना, ठीक है। तीसरा कार्य आपको याद रहा होगा, न्याय करना, ठीक है, ठीक है। चौथा कार्य याद रखो, वेद पढ़ना, ठीक है, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्ति कला की गांधार शैली की शैलीगत विशेषता बताना है। गांधार शैली की विशेषता बताएं आपको, किस शैली की, गांधार शैली की विशेषता बताना है। तो गांधार शैली की विशेषता में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध का मानव के रूप में चित्रण किया गया है, मानव के रूप में चित्रण किया गया है, पहली विशेषता, ठीक है, मानव के रूप में दर्शाया गया है भगवान बुद्ध को इसमें, ठीक है। दूसरा, इनके चेहरे पर्यावरणवादी शारीरिक संरचनाओं चेहरे थे। कैसे चेहरे थे, अच्छे चेहरे बनाए गए थे इसमें, शारीरिक संरचना व चेहरे प्रकृतिवादी। कैसे चेहरे थे, कैसी संरचना थी, प्रकृतिवादी। चौथी बात, ठीक है, चौथी बात हम कर रहे थे, गौतम बुद्ध शांत दिखाया गया है। गौतम बुद्ध कैसे दिखाया गया, शांत अभिव्यक्ति के रूप में, ठीक है। चौथी बात, उनकी नुकीली नाक दिखाई गई है इसमें, ठीक है। साथ ही लहरदार बाल दिखाए गए, उनकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बर्नई ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण देना क्यों उचित समझा। बर्नई ने सती प्रथा का उचित वर्णन करना क्यों समझा, ठीक है। पहली बात तो सती प्रथा का वर्णन उचित देना समझा क्योंकि आपको याद करो कि फ्रांसो बर्नई ने भारत की तुलना यूरोप के देशों से की है और भारत को एक निम्न कोटि का, एक दयनीय स्थिति वाला बताया गया है, ठीक है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गया। पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था, ठीक है, ठीक है। इसलिए बर्नई ने सती प्रथा का वर्णन करना उचित समझा था, थोड़ा ध्यान रखेंगे। सभा मंडल, नेक्स्ट कौन सा है, सभा मंडल, ठीक है। सभा मंडल क्या था, ये राजभवन, राजा का भवन था, सभा मंडल राजा भवन नामक संरचना दो सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक थी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्या थी, महत्वपूर्ण संरचना थी, पहली बात, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा याद आ रहा होगा आपको, महानवमी डिब्बा। कौन सा था, महानवमी डिब्बा, ठीक है। सभा मंडल की बात करें तो पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था। कैसी, ऊंची दोहरी का मतलब दो दीवारों से, दोहरी दीवारों से घिरा, दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था, ठीक है। और बीच में क्या थी, एक गली, बीच में क्या थी, गली। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है। सभा मंडल एक ऊंचा मंच था। कैसा मंच था, ऊंचा मंच था, ये याद रखेंगे, ठीक है। आसपास लकड़ी के बनाए गए स्तंभ थे, आसपास कैसे स्तंभ थे, लकड़ी के स्तंभ थे, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आसपास लकड़ी के बनाए गए छेद बने हुए थे या स्तंभ बने हुए थे, क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरी मंजिल पर जाने हेतु क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ। दूसरी मंजिल पर जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, संताल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, संताल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, तो कारण बताना है आपको। साहूकारों ने बहुत ऊंची दर पर ब्याज दर लगा दी थी, माने राजस्व बहुत अधिक था, ठीक है। साहूकार उनसे बहुत ज्यादा ऊंची ब्याज दर पर वसूलते थे, ऊंची ब्याज दर पर राजस्व वसूलते थे, ठीक है। और
कर्ज नहीं देने पर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। कि यहाँ तक याद हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें, जमींदार लोग दामीन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण का दावा रखते थे। जमींदार, ठीक है, जमींदार लोग दामीन क्षेत्र पर, ठीक है, संतालों की भूमि, दामीन क्षेत्र कौन, संतालों की भूमि पर अपने नियंत्रण का दावा, ठीक है, रखते थे। नेक्स्ट है जो कि एक और कर लेते हैं कि संतालों ने जिस जमीन पर खेती करना शुरू किया था, सरकार ने भारी कर लगा दिया था, ठीक है। सरकार ने संतालों की खेती वाली जमीन पर भारी कर लगा दिया था। क्लियर हो गया। संतालों की खेती करने वाली जमीन पर भारी कर लगा दिया था, ठीक है। ये 3 कारण आप कंटे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था तो देखेंगे, एनफील्ड राइफलों के लिए दिए गए कारतूस थे। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों को इनफील्ड राइफलों के लिए दिए गए कारतूस थे। ऐसी अफवाह थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, खोल लगे हुए हैं। इन खोलों को मुंह के द्वारा खींचना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों को धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसके विरोध में इन्होंने शुरू किया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंश क्यों माना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का अंश क्यों माना? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का विस्तार और मजबूती देने के लिए खिलाफत आंदोलन का अंश बनाया था, ठीक है। क्या बोला है? असहयोग आंदोलन को और भी विस्तार देने के लिए खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बनाया था उसको, ठीक है। उन्हें विश्वास था कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। क्या बात बोल रही है, क्या बात बोला जा रही है? हिंदू प्लस मुस्लिम या मुसलमान, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का अंत कर देंगे। ब्रिटिश सरकार का क्या कर देंगे? अंत। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए? 2 सुझावों का बारे में बताइए। अस्पृश्यता अंत के लिए सुझाव दिए, 2 सुझावों के बारे में बताइए। पहला सुझाव था निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। पहली बात की गई थी आरक्षण की, यानी कि निचली जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है, विधायिका और सरकारी नौकरियों में। दूसरी बात है हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल देना चाहिए। क्या बोल रहा है? हिंदू मंदिरों को सभी जातियों हेतु खोल देना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गई होगी यहां तक। नेक्स्ट सवाल है हमारे दीर्घ वाले। कौन से वाले? दीर्घ। बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। फटाफट बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसको काट दो, शिक्षा कर लेते हैं, ठीक है। बौद्ध दर्शन विश्व अनित्य है, यानी कि संपूर्ण विश्व निरंतर बदल रहा है, ठीक है, ये याद है हमें, ठीक है। मध्यम मार्ग की दुखों का एक मानव के दुख का एक निवारण कर सकता है, ठीक है, ये भी हमें याद है, ठीक है। बुद्ध ने ज्ञान, दया, उदारता, धैर्य, करुणा जैसे गुणों को महत्व दिया था। किसको? ज्ञान, उदारता, दया, धैर्य जैसे गुणों को महत्व दिया था। बुद्ध ने 3 सार्वभौमिक सत्य बताए थे कि ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सब कुछ बदलता रहता है, हर घटना के कारण और प्रभाव होता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कौन सा? दुख, ठीक है, दुख के कारण, ठीक है, दुखों का अंत और दुख से मुक्ति होने का मार्ग, ठीक है। साथ ही बुद्ध ने मानव की नैतिकता और आग्रता के विकास पर भी जोर दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यही लिखना है, कम से कम आपको 4 विशेषता लिखनी है जो कि नोट्स लिखनी है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे तो मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको नोट्स लिखनी है इनकी विशेषता। इसके साथ में आपको जैन धर्म की शिक्षाओं भी जैन धर्म की शिक्षा भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिहीन वृद्धजनों में महिलाओं को प्राप्त पैतृक संपत्ति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। भूमिहार वृद्धजनों में महिलाओं को प्राप्त पैतृक संपत्ति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सवाल है मुगल काल में पंचायतों के कार्य क्या है?
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। ठीक है, दोनों सवाल देख लेते हैं फटाफट। पहला सवाल हमारे सामने था, ठीक है, भूमिहीन परिजनों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। तो एग्जाम्पल कि पंजाब में महिलाएं यानी कि विधवा महिलाएं भी पैतृक संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के क्रय विक्रय में सक्रिय भागीदारी रखती थी, यानी कि बेचने में और खरीदने में सक्रिय भागीदारी रखती थी पैतृक जमीन को। ठीक है, दूसरी बात, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरी रखने के लिए भी वो भी क्या थी, स्वतंत्र थी। ये दो बात लिख देंगे। ठीक है, तीसरी बात लिखेंगे तो बंगाल में भी महिलाएं जमींदार थी, वहाँ राजशाही जमींदार की कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। ये 3 बात लिख देंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाति पंचायतों के कार्य क्या थे। जाति पंचायतों के कार्य क्या थे, इनको इस यहाँ पर कर लेते हैं। पहला कार्य, ठीक है, वे ये निश्चित करते थे कि विवाह जातिगत मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। वो निश्चित करते थे कि विवाह किस मापदंड के अनुसार होना चाहिए, जातिगत मापदंडों। ठीक है, मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करती थी, पंचायत। ठीक है, ठीक है, पंचायत डिसाइड करती है। दूसरा, ठीक है, गाँव के आयोजन में किसके ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी डिसाइड किया जाता था। और ये डिसाइड कर्म कांड के अनुसार, कर्म कांडीय, ठीक है, वर्चस्व के अनुसार लोगों को क्या दी जाती थी, प्राथमिकता। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, वो जमीन से जुड़े यानी कि जमीनी विवादों को भी सुलझाते थे। जमीनी विवादों को भी क्या करते थे, ठीक है, सुलझाते थे। ठीक है, जमीनी विवादों को। चौथी बात हम लिख सकते हैं कि अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में दीवानी झगड़ों का भी निपटारा करते थे, यानी कि दीवानी झगड़ों का भी निपटारा। यहां तक हो गया। ये 4 बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, कम से कम 3 नंबर मिल जाएंगे आपको यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट, गांधी जी के बारे में कौन सी चमत्कारी शक्तियों की अफवाह फैल गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रदूत के पिता थे, कैसे, ये कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाले सवाल की थोड़ी स्टोरी सुना देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। गांधी जी के बारे में 2 अफवाह फैली थी, 3-4 अफवाह फैली थी, आपको 2-3 याद कर लो। पहला, गांधी जी के बारे में पहली अफवाह फैली थी कि गांधी जी को राजा द्वारा किसानों के दुखों व कष्टों का निवारण करने के लिए भेजा गया है। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के दिशा निर्देशों को अस्वीकृत करने की क्या थी, शक्ति थी, पहला। दूसरा है, गांधी जी की शक्ति ब्रिटिश सम्राट से उत्कृष्ट है, मतलब उससे बड़ी है। उनके आगमन से ब्रिटिश शासक जिलों में भाग जाएंगे। ठीक है, तीसरी, गांधी जी की आलोचना करने वाले गाँव के लोगों के घर गिर गए, गाँव में लोग घर गिर गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई। ये तीन अफवाहें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र के पिता थे। ठीक है, ये इसको करने के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि महात्मा गांधी के एक राष्ट्र नेता के में उभरने के क्या कारण थे। आप ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, लास्ट वाले चैप्टर में आपको मैंने बता रखा है, महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे थे, तो उसके क्या कारण थे, वही सब कारण इसमें लिखना है। आपको 3 कारणों के बारे में समझाना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के क्या प्रावधान है। ठीक है, ये सवाल हम ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में अमेरिका और फ्रांसीसी संविधान सभाओं को आपको प्रेरणा लेने की बात कही थी, क्यों, ये भी कर लेते हैं। पहले तो ऊपर वाले संविधान के बारे में जो कि हमने पढ़ रखा है वो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान सभाओं से आपको प्रेरणा लेने की बात की थी, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए कहा था कि संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण किया है, उसी प्रकार हम भी उन संविधान सभाओं की तरह ही अपना का संविधान बनाकर ही हम दम लेंगे, चाहे इसके मार्ग में कितने भी परेशानियां रुकावटें आए। हम भी उनकी तरह कालजयी संविधान का निर्माण करेंगे जो हमारी जनता के स्वभाव के अनुकूल होकर उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। हमारा संविधान भी उन संविधानों की तरह ही लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापना करने वाला होगा। ठीक है, ऐसे सवाल बनाने की संभावना कम होती है, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। नेक्स्ट, बड़े,
हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक है नियोजित जल निकास प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। जल निकास प्रणाली की विशेषता मैंने ऑलरेडी नोट्स में करवा रखी है, ये आप नोट से करेंगे आप, ठीक है। ध्यान आ गया। जैसे नालियों के साथ गलियों का निर्माण करना, मुख्य नालों का निर्माण करना, घरों की नालियाँ एक वो दिए या मलकुंड में खाली होना, नालियों के किनारे गड्ढों का निर्माण होना, ठीक है, नालियों की सफाई होना। ये 4-5 पॉइंटों में करना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हड़प्पा की मोहर की एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हड़प्पा की मोहर की विशेषताओं को हम कर लेंगे। 4 विशेषता देख लेते हैं। पहला, हड़प्पा की मोहरें पत्थर, मिट्टी व तांबे से बनी थी, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ठीक है, आकार व प्रकार में अलग थी, ठीक है। तीसरी विशेषता, कला के उत्कृष्ट नमूने। क्या थे? कला के उत्कृष्ट नमूने। चौथा, मोहरा का प्रयोग, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरी बात? इन 4 पॉइंटों को आपको समझा देना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, सूफी परंपरा के इतिहास में पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। नीचे राज्य और सूफियों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। राज्यों और सूफियों के मध्य विवेचना कीजिए। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। राज्यों और सूफियों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। मैं पॉइंट ऑफ बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमने किया था सूफी संतों द्वारा अनुदान स्वीकार करना, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट था सूफी संतों की उदारता और धर्मनिष्ठता से प्रभावित होना, ठीक है। किससे? संतों की उदारता से प्रभावित होना। क्या होना? प्रभावित होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ाया था, आपको याद हो, शासकों द्वारा सूफी संतों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास। शासकों द्वारा, ठीक है, सूफी संतों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको याद हो तो, ठीक है, सुल्तानों और सूफियों के बीच में तनाव। सुल्तानों व सूफियों के मध्य तनाव, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से समझा देंगे। ये मैंने नोट्स में ऑलरेडी क्लास में आपको ये शॉर्ट नोट्स में लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए संजीव पढ़ाते टाइम में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये सवाल थोड़ा ध्यान रखेंगे मेरी तरफ से, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं जो कि मैप है। पहला है राजगीर। पहला कौन सा है? राजगीर, जो कि कहाँ है? बिहार में, ठीक है। दूसरा लखनऊ, यूपी में। तीसरा नागेश्वर, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। चंपारण, बिहार में, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है? आपका गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। पानीपत, हरियाणा में, ठीक है। श्रावती, यूपी में। रायबरेली, यूपी में। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनको मैप में पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हम नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी नवे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखकर और अच्छे से रिवाइज कर लो और राइट डाउन कर लो, लिख लो एक बार मॉडल पेपर को, ताकि अनुमान लग जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे मॉडल पेपरों में पूरे क्वेश्चन काम के नहीं होते हैं। हम जल्दी आपके लिए एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज होगी, ठीक है। तब तक के लिए इन वीडियोज़ को देखते रहिए और ठीक है, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।